Hello students, welcome to Chemistry World by Vandana. This is 12th standards video number 6, chapter number 1, the solid state. आज इस पार्ट 6 में हम सॉलिड स्टेट के कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन के बारे में बात करेंगे कि जो कैलकुलेशन इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने पैकिंग एफिशिएंसी का देख लिया था, राइट? तो अब जो है वो थोड़ा सा देखेंगे कि भाई कौन सा कैलकुलेशन यूनिट सेल डायमेंशन में इन्वॉल्व है, उसका थोड़ा सा हम एक फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख लो कि जो यूनिट सेल की जो डायमेंशन होते हैं तो इट इज़ पॉसिबल होता है कि हम यूनिट सेल का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जब यूनिट सेल को डिस्क्राइब करते हैं तो हम देखते हैं उसकी एज, लेंथ वगैरह सब कुछ हम डिस्क्राइब करते हैं। और यूनिट सेल का जो शेप है वो क्यूब है। तो अगर हम जब डायमेंशन यूनिट सेल के मेंशन करते हैं ए, बी और सी, तो उसी तरह से अगर वो क्यूब है तो सभी नेचुरली लेंथ उनकी सेम आएगी, तो हम एक डायमेंशन लेगा उसका ए, तो उसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और फ्रॉम द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ एटम इन द यूनिट सेल। अगर वॉल्यूम हमें पता चल गया तो नेचुरली डेंसिटी भी हमें पता चल जाएगी। वॉल्यूम और डेंसिटी यूनिट सेल्स, इन दोनों से मतलब पहले हम तो वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और डेंसिटी उस हिसाब से हमें पता ही है, राइट? जिसे तो डेंसिटी तो इस हिसाब से हम देखेंगे और उस हिसाब से हम मास जो होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल, उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। 3 things they have just relate here. We have a unit cells and here we are taking unit cell in a shape of cube, and if the dimension of this one is we know, and from that one we can calculate its volume, and from that one, from density of the unit cell and volume, we can calculate the mass of the atoms which are in the unit cells. It is very easy. Just see here. Now suppose take here you cube that having the एज लेंथ ए है। एक क्यूब लिया हमने, यूनिट सेल है, रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका लेंथ है ए, ठीक है? उसकी लेंथ ए सेंटीमीटर है। तो नेचुरली वॉल्यूम जो आएगा वो क्यूब का यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल जो है वो क्यूब शेप में, उसका वॉल्यूम जो आएगा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, हमें पता ही है। तो ये तीनों सेम है, तो ए इंटू ई मीन्स ए क्यूब सी एम क्यूब। और डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला है मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो भाई यहाँ पे जो मास ऑफ यूनिट सेल आता है, हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे यूनिट सेल की जब डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, और जो मास ऑफ द यूनिट सेल आती है उस मास ऑफ द यूनिट सेल में हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे हम मास इस यूनिट सेल का। तो नंबर ऑफ द एटम्स इन द यूनिट सेल, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हो गए यूनिट सेल में, मल्टीप्लाई मास ऑफ ईच एटम। जब हम कोई यूनिट सेल का मास निकालेंगे तो नेचुरली उसमें जितने नंबर ऑफ एटम है उसको भी कंसिडर करेंगे और हर एक एटम के मास को भी कंसिडर करेंगे। इसीलिए मास ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। तो यहाँ पे लेते हैं कि जितने नंबर ऑफ एटम्स है, यहाँ पे हम ले लेते हैं जेड, और उसका जो मास है ईच एटम का स्मॉल एम। अब यहाँ पे मास ऑफ एन एटम, चलो भाई नंबर ऑफ एटम्स तो जेड ले लिए और हर एक का मास हमने ले लिया स्मॉल एम, जो मास ऑफ ईच एटम। तो मास ऑफ एटम जो है प्रेजेंट जो यूनिट सेल, मास निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। हमें पता ही है कि जब भी किसी एटम का मास अगर निकालना होगा हमें, तो हम लेंगे उसके लिए उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड एवोगाड्रोस नंबर। तो एटॉमिक मास कैपिटल एम अपॉन उसका एवोगाड्रोस नंबर लेंगे एन ए। तो चलो भाई ये सब वैल्यू हम इसमें डाल देंगे। अब तो हमारा आएगा मास ऑफ यूनिट सेल, मतलब इसी इक्वेशन में मास ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ले लिए जेड, और यहाँ पे मास ऑफ ईच एटम इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे जेड मल्टीप्लाई कैपिटल एम अपॉन एन ए, जहाँ पे एन ए एवोगाड्रोस नंबर है, कैपिटल एम एटॉमिक मास है, और जेड है नंबर ऑफ द एटम्स इन द यूनिट सेल। तो भाई यहाँ पे हमारी हो गई मास, मतलब मास ऑफ द यूनिट सेल बराबर जेड इंटू एम अपॉन एन ए।
अब हमें डेंसिटी का कैलकुलेशन करना है, तो हमें पता है डेंसिटी और वॉल्यूम, डेंसिटी और यहाँ पे मास को कैसे रिलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास है कि भाई यहाँ पे हमने देखा डेंसिटी इज इक्वल टू m अपॉन वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पे मास ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करना है, तो हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी साथ में ले लेते हैं, आ गया। तो मास ऑफ द यूनिट सेल बराबर यहाँ पे लेंगे z इंटू दिस वन, लेकिन डेंसिटी जो अगर निकालनी होगी तो मास ऑफ द यूनिट सेल बराबर क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास का लिए क्या फार्मूला है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी डी ले लिया, वॉल्यूम कहाँ है, तो ये नीचे है, दैट इज ए क्यूब। तो जेड कैपिटल एम अपॉन आपका यहाँ पे ए क्यूब वॉल्यूम इंटू एन ए। दिस इज द कैलकुलेशंस विच इज इन द यूनिट डायमेंशन। मीन्स वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल ऑल्सो। हम डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे, तो बिल्कुल सिंपल चीज़ यहाँ पे दी है, आपको समझ में ही आ होगी। पहले हम डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ पे मास यूनिट सेल का लेंगे। तो मास यूनिट सेल का जो होगा वो उस यूनिट सेल में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट्स होंगे उनका भी नंबर ऑफ एटम जेड लिया, और हर एक एटम का मास ऑफ ईच एटम वो स्मॉल एम। लेकिन हमारे पास यहाँ पे हमने लेने के बाद एक चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है कि मास ऑफ एटम जो होता है जो यूनिट सेल में होगा वो एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रोज नंबर, ये फार्मूला है हमारे पास। तो आपका कैपिटल एम अपॉन एन ए। तो अब मास ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए। इस ये दो एक चीज़ें इसमें यहाँ पे हमने डाल दी, स्मॉल एम के लिए वैल्यू लिया कैपिटल एम अपॉन एन ए। लेकिन मास ऑफ द यूनिट सेल जो होता है और दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाई ए क्यूब नीचे चला गया। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेस पे यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच इज़ दैट पार्ट, दैट वन इज इनपरफेक्शन इन द सॉलिड्स। क्या चीज़ है, हम उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इनपरफेक्शन इन सॉलिड्स मतलब कुछ डिफेक्ट्स, इनपरफेक्शन बोल सकते हैं कि कुछ डिफेक्ट होते हैं सॉलिड में। कोई भी आइडियल क्रिस्टल एक ऐसा होता है दैट हैज़ द सेम यूनिट सेल कंटेनिंग द सेम लैटिस पॉइंट्स थ्रू आउट द क्रिस्टल। अब कोई भी क्रिस्टल ले लो सॉलिड, तो उसको आइडियल तब बोलेंगे कि उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है दैट इज द लैटिस पॉइंट से लेके आपका यूनिट सेल्स, इन सब में मतलब हर एक, दैट वी कैन सी दैट एक आइडियल क्रिस्टल वही होता है कि जिसमें जो सेम यूनिट सेल में कंटेनिंग द सेम लैटिस पॉइंट थ्रू आउट द सेल। जो यूनिट सेल होगा पूरे लैटिस आपके क्रिस्टल में, वो पूरे यूनिट सेल के अंदर जितने भी लैटिस पॉइंट होंगे वो थ्रू आउट द आपके क्रिस्टल में सेम होने चाहिए। मतलब वो सपोज बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल से वो पूरा क्रिस्टल बना है, राइट। तो हर एक यूनिट सेल में सेम लैटिस पॉइंट होंगे, तब उस क्रिस्टल को हम आइडियल क्रिस्टल बोलेंगे। लेकिन बट ऐसा आइडियल क्रिस्टल एग्जिस्ट ओनली एट 0 केल्विन। लेकिन जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तब भी ऐसा क्रिस्टल पॉसिबल है। 0 केल्विन टेम्परेचर होगा तो ऐसा आइडियल क्रिस्टल आपको मिल सकता है। और अबो एब्सोल्यूट जीरो जो है, इसको ही एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। अबो 0 केल्विन टेम्परेचर क्रिस्टल अरेंजमेंट इज चेंज। लेकिन 0 केल्विन तो पॉसिबल होता ही नहीं है, अभी रूम टेम्परेचर ही पे ही हम सब चीज़ें करते हैं। तो जब अबो 0 एब्सोल्यूट आपका टेम्परेचर चला जाएगा, 0 एब्सोल्यूट केल्विन, तो क्रिस्टल के अंदर जितने भी यूनिट सेल्स वगैरह जो भी होते हैं, लैटिस पॉइंट्स वगैरह, इन सब के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है और डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ग्रो एन आइडियल क्रिस्टल। और ऐसा आइडियल क्रिस्टल बनाना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो 0 केल्विन पे ही पॉसिबल है और ये टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो एनी डेविएशन फ्रॉम कंप्लीटली ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड डिफेक्ट। तो भाई यहाँ पे बिल्कुल सिंपल आ गया, इनपरफेक्शन मीन्स डिफेक्ट्स। तो कोई भी सॉलिड क्रिस्टल में इनपरफेक्शन या डिफेक्ट्स कब आता है, तो एक आइडियल क्रिस्टल
एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होंगे, उसके अंदर जितने भी लैटिस पॉइंट आएंगे वो सेम होंगे इन एवरी यूनिट सेल थ्रू आउट द क्रिस्टल्स, एंड सच आइडियल क्रिस्टल पॉसिबल ओनली एट 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे ही पॉसिबल है, राइट। तो अगर कोई भी डेविएशन आपको, मतलब जैसे थोड़ा सा अब एब्सोल्यूट 0 से टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके क्रिस्टल में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू होते हैं। तो जो भी डेविएशन है फ्रॉम कंप्लीटली ऑर्डर अरेंजमेंट, जितनी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की होती क्रिस्टल में, उससे थोड़ा सा डेविएशन अगर जो भी आ जाता है उसको हम बोलते हैं डिफेक्ट्स। तो अब यहाँ पे डिफेक्ट्स जो है वो यहाँ पे 2 टाइप के दिए हैं। वन डिफेक्ट इज दैट वन पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स। तो पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स में क्या डिफरेंस है? तो पॉइंट डिफेक्ट ऐसा होता है, द डिफेक्ट्स विच अराइज ड्यू टू द इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। पॉइंट डिफेक्ट्स किसे बोलेंगे हम? ऐसा डिफेक्ट जो आपको मिलेगा, कब मिलेगा? जब आपको थोड़ा सा जो आइडियल अरेंजमेंट एक क्रिस्टल दिया है उसके अंदर ऐसे परफेक्टली अरेंज होने चाहिए सभी कंस्टिट्यूएंट एटम्स या पार्टिकल्स या आयंस जो भी होंगे, लेकिन उस आइडियल अरेंजमेंट से अगर थोड़ी सी इरेगुलरिटी आ गई या थोड़ा सा डेविएशन आ गया, चेंजेस आ गया एटम्स का क्रिस्टलाइन डिस्ट्रक्शन में, तो उसको हम पॉइंट डिफेक्ट्स बोलेंगे। मीन्स ड्यू टू इरेगुलरिटी और डेविएशंस यू कैन से फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आइडियल अरेंजमेंट जो होती है एटम्स की उस क्रिस्टलाइन क्रिस्टल में, उसमें जब कुछ इरेगुलरिटी या डेविएशन आता है तब उसे हम पॉइंट डिफेक्ट्स बोलते हैं। तो क्या होता है लाइन डिफेक्ट? सेकंड डिफेक्ट दिया है उन्होंने, लाइन डिफेक्ट्स विच अराइज ड्यू टू द इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ एंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट फ्रॉम आर कॉल्ड लाइन डिफेक्ट्स। इसमें सिर्फ एटम्स की इरेगुलरिटी या फिर डेविएशन से हमको पॉइंट डिफेक्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो क्रिस्टल होगा उस क्रिस्टल के अंदर जो एक आइडियल अरेंजमेंट होती है, उस आइडियल अरेंजमेंट सपोज एक रो दिया है, पूरा की पूरी ऐसी रो है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, राइट। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए, तो उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की पूरी रो में अगर आपको इरेगुलरिटी या डेविएशन मिले फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट में से, राइट, तो हम उसे लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। मीन्स इट इज ऑकर इन द होल रो, एंड इन दिस होल रो इफ वी फाइंड सम डेविएशंस और सम इरेगुलरिटी इन दैट वन अरेंजमेंट एज कंपेयर टू आइडियल अरेंजमेंट, तो उसको हम बोलेंगे लाइन अरेंजमेंट। तो चलो भाई, पहला पॉइंट अरेंजमेंट है, पॉइंट डिफेक्ट्स है। तो इस पॉइंट डिफेक्ट्स को, मतलब ये दोनों डिफेक्ट जो दिए हमने, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट, उसी को हम क्रिस्टल डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो पहला जो पॉइंट डिफेक्ट्स है उस पॉइंट डिफेक्ट की बात करेंगे। दिस पॉइंट डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, पॉइंट डिफेक्ट्स अराइज ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो क्यों भाई इस तरह की आपने देखा कि कोई भी एटम्स के अंदर जो इरेगुलरिटी और डेविएशन होती है इन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट, जो एक क्रिस्टल में होती है एटम्स की अरेंजमेंट आइडियल, उसे थोड़ा सा इरेगुलरिटी आ जाए या कुछ डेविएशन आ जाए तो उसे पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। तो क्यों आता है पॉइंट डिफेक्ट्स? तो इसके यहाँ पे रीज़न दिए हैं। एक तो वैकेंसी डिफेक्ट्स की वजह से दिया है और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। तो पहला वैकेंसी डिफेक्ट्स क्या होता है कि व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइट्स आर वैकेंट द क्रिस्टल इज से टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट्स एंड दिस डिफेक्ट रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो भाई जब कोई सब्सटेंस को हीट किया जाता है, इट डेवलप सो एज टू इट कॉल्ड थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। सपोज मैंने कोई एक सॉलिड लिया और उस सॉलिड को मैंने हीट किया, तो हीट करने से क्या हो जाता है, वो जो आइडियल अरेंजमेंट होती है एटम्स की, वो एटम्स अपनी जगह छोड़ के कहीं चले जाते हैं, तो यहाँ पे उनकी जो पोजीशन होती है वहाँ पे कुछ वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाती है, राइट। और इसकी वजह से वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाने के बाद उस पूरे सॉलिड क्रिस्टल जो है उसकी डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम है डेंसिटी। तो नेचुरली वहाँ पे आप देखोगे
कि वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाने के कारण मास कम होगा, राइट। उस हिसाब से देख लीजिए, वॉल्यूम आपका यहाँ पे देख लीजिए, तो इस हिसाब से डिफेक्ट्स की वजह से डेंसिटी डिक्रीज होगी। और एक कब होता है, जब आप किसी क्रिस्टल सॉलिड को हीट करते हो तब इस तरह का वैकेंसी डिफेक्ट आता है। व्हेनेवर यू आर जस्ट हीटिंग अ क्रिस्टल सॉलिड, तो वहाँ पे कुछ जो लैटिस साइट्स होती है वहाँ से एटम्स चले जाते हैं और वहाँ पे एक वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाती है, राइट। और इसकी वजह से वो पूरे क्रिस्टल की डेंसिटी भी कम होती है। अब एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दिया है, उसकी वजह से भी पॉइंट डिफेक्ट अराइज होता है। तो व्हेन सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई वैकेंट इंटरस्टिशियल पोजिशंस, द क्रिस्टल इज सेड टू बी हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें दिखाई है। मैंने वैकेंसी में आपको डिफेक्ट में दिखाया था कि एक जो आपके लैटिस साइट्स है जो भी है वहाँ पे एक एटम्स की एक आइडियल अरेंजमेंट होती है सपोज, और जब आप उस क्रिस्टल सॉलिड को हीट करते हैं तब यहाँ पे जो आइडियल अरेंजमेंट होती है, यहाँ से देखो ये दो चीज़ें दिखाई, यहाँ से एटम्स जो है हट गए हैं तो वहाँ पे वैकेंसी प्रोड्यूस हो गई, तो नेचुरली इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और इस तरह के डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। और दूसरे तरह का आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दिया है। इस डिफेक्ट में क्या होता है कि ए डिफेक्ट कब आता है कि यहाँ पे जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिए भाई वो क्या करते हैं, आपकी एक रेगुलर अरेंजमेंट तो है ही, जो आइडियल अरेंजमेंट होती है क्रिस्टल में वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स की होगी, उसके अलावा कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम जो होते हैं वो जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती है, राइट, ये दिख रही है आपको, वहाँ पे आ जाते हैं और इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो नेचुरली ऑलरेडी तो एटम्स थे ही और एक्स्ट्रा वाले आ गए उनके इंटरस्टिशियल साइट्स में, तो नेचुरली उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, थोड़ी स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है। और इस तरह डिफेक्ट्स को बोलते हैं हमारे दैट इज़ व इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों डिफेक्ट आपके नॉन आयनिक सॉलिड से दिखाया जाता है। नॉन आयनिक सॉलिड जो हो गए वो नॉन आयनिक सॉलिड क्रिस्टल आपको वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दिखाएंगे। तो ये दो हो गए पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स। अब बात करते हैं हम कि चलो भाई नॉन आयनिक सॉलिड तो आपको वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दिखाएंगे। अब आयनिक सॉलिड कौन से डिफेक्ट दिखाते हैं, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, ये सभी आयनिक सॉलिड्स है। तो आयनिक सॉलिड्स हैज पॉइंट डिफेक्ट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे दिया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, क्योंकि हर साल इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चंस डिफेक्ट का होता ही है। सो इसको बहुत ध्यान से 12th के स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। पहला वाला पॉइंट डिफेक्ट्स फॉर द नॉन आयनिक सॉलिड, अब आएगा पॉइंट डिफेक्ट्स फॉर द आयनिक सॉलिड्स और उसके 3 क्लासिफिकेशन उन्होंने दिए हैं। पहला, डिफेक्ट इन स्टाइचोमेट्रिक यू कैन से क्रिस्टल्स, जो स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल होते हैं उसके अंदर के डिफेक्ट्स, एंड डिफेक्ट्स इन नॉन स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल्स एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको पहला वाला बता देती हूँ, सब चीज़ें वन बाय वन हम समझेंगे। क्या होता है पहला, जो डिफेक्ट्स होता है आपके आयनिक सॉलिड में, राइट, पॉइंट डिफेक्ट्स, और वो स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल में जो आपका यहाँ पे आयनिक सॉलिड आएगा वो आयनिक सॉलिड किस टाइप का होगा, स्टाइचोमेट्रिक टाइप का आएगा। अभी क्या होता है स्टाइचोमेट्रिक, तो उसकी डेफिनेशन दी उन्होंने। स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल्स आर दोज इन विच the number of the positive and negative ions are exactly in the ratio indicated by their chemical formula। तो भाई स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल वो होते हैं, स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल्स आर दोज in which the number of the positive and negative ions are exactly in the ratio indicated by their chemical formula। अगर मेरे पास एक स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसे क्रिस्टलाइन यू कैन से आयनिक सॉलिड है AB, तो एक केमिकल फार्मूला हो गया। उस AB के अंदर A+ और B+, एक A+ आएगा, दूसरा B- आएगा, मतलब एक कटायन आएगा, दूसरा अनायन आएगा। तो वो बिल्कुल रेशो उनका 1:1 है, राइट। एंड यही चीज़ें आपको जब आप उसका फार्मूला AB लिखते हो उसमें भी दिख रहा है। सो स्टाइचोमेट्रिक substance or crystals are those in which the
they having the number of the positive and negative ions exactly in the ratio as indicated by their chemical formula. आइडियल एग्जाम्पलेशन से आप इसमें देख सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है उसको भी हम स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे इस तरह से सोडियम क्लोराइड ले लो, वो ले लो, इस हिसाब से आपको Na+Cl- ऐसा दिख ही रहा है, राइट. तो ये हो गया पॉइंट डिफेक्ट इन स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल. तो अब इसके लिए भी टाइप्स दिए हैं. अब हम देख रहे हैं जो आयनिक सॉलिड के पॉइंट डिफेक्ट्स के 3 क्लासिफिकेशन. उसमें पहला पॉइंट डिफेक्ट इन स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल, और उसमें अभी आपके 2 टाइप्स है. तो पॉइंट डिफेक्ट इन स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल में एक आता है स्कॉटकी डिफेक्ट और दूसरा है फ्रेंकल डिफेक्ट. ये IMP है, ये हर साल पूछा जाता है कोई ना कोई इन डिफेक्ट्स में से. तो देख लेते हैं क्या है भाई ये वाला. फर्स्ट तो स्कॉटकी डिफेक्ट जो होता है उसका नाम क्यों स्कॉटकी डिफेक्ट है, क्योंकि उसको डिस्कवर किया जर्मन साइंटिस्ट स्कॉटकी ने इन 1930 में, इसलिए इसका नाम है दैट वन इज स्कॉटकी डिफेक्ट. ओके. अब क्यों होता है भाई, तो दिस स्कॉटकी डिफेक्ट इज अराइजेस ड्यू टू सम ऑफ द एटम्स और आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइट्स. तो पहला साइंटिस्ट का नाम जिसने वो डिस्कवर किया जर्मन साइंटिस्ट है 1930 में. दूसरा वाई स्कॉटकी डिफेक्ट्स अराइज, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो एटम्स या आयन होते हैं जो एक रेगुलर आपकी आइडियल अरेंजमेंट होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, उसमें से कुछ एटम्स या आयन मिसिंग होते हैं फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइट्स. एंड द अनऑक्युपाइड लैटिस साइट्स आर कॉल्ड लैटिस वैकेंसीज और होल. तो एक आइडियल अरेंजमेंट में से जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की होनी चाहिए उसमें से कुछ आइटम्स और आयन गायब है, मिसिंग है, तो जो वहाँ पे वैकेंसी प्रोड्यूस हो गई हम उसको बोलेंगे लैटिस वैकेंसीज या लैटिस होल्स. इसको लैटिस वैकेंसीज या होल बोले जाते हैं. तो क्रिस्टल रिमेन न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली एज द नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग. यहाँ पे आपको न्यूट्रलिटी क्रिस्टल जो है वो मेंटेन करता है. मतलब यहाँ पे अगर जितने भी नंबर ऑफ कैटायंस हो गए और जो अनायंस हो गए वो दोनों के नंबर मिसिंग सेम ही आएंगे. और अगर यहाँ पे कुछ क्रिस्टल मिस हो रहा है तो अगर नंबर ऑफ एटम जितने भी मिस हो गए वो इक्वली आएंगे, पॉजिटिव भी और निगेटिव दोनों. और आपका पूरा क्रिस्टल अपनी न्यूट्रलिटी जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है. सो दे हैव गिवन दैट क्रिस्टल जो है वो पूरा का पूरा क्या करता है, न्यूट्रली रहता है, बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायन आर मिसिंग. जितने भी कैटायन अनायन हो गए उसमें से उस स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल में से, तो उसमें से नंबर ऑफ कैटायन और अनायन दोनों इक्वल ही मिस हो गए और अपने पूरे क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है. दिस इज ऑब्जर्व इन आयनिक सॉलिड हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर्स एंड कैटायन अनायन आर ऑलमोस्ट ऑफ सिमिलर साइज. तो भाई ये स्कॉटकी डिफेक्ट्स किस में ऑब्जर्व होते हैं, पहली कंडीशन ऐसे आयनिक सॉलिड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत हाई होना चाहिए, राइट. मतलब एक कैटायन के अराउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनायन होने चाहिए, राइट. तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम होना चाहिए. और जो अनायन और कैटायन और अनायन जो उस आयनिक सॉलिड में हो गए वो भी इक्वल साइज के होने चाहिए. जैसे एग्जाम्पल में दिया है उन्होंने सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड. यहाँ पे देख लीजिए उनकी मोस्टली जितने भी कैटायन और अनायन है यहाँ पे दिए वो आपके इक्वल साइज के हैं और उनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बहुत हाई है. सोडियम क्लोराइड में देखो 10⁶ स्कॉटकी डिफेक्ट पेयर्स पर 1 cm3. अगर आप सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लेते हो तो क्या भरेगा, पूरे क्रिस्टल में 1 cm3, मतलब अगर एक यूनिट सेल लेते हैं हम जिसका वॉल्यूम 1 cm3 है, तो पर एक यूनिट सेल का ले लो या पर वॉल्यूम 1 cm3 में आपको 10⁶ स्कॉटकी डिफेक्ट्स आपको नज़र आएंगे. अब यहाँ पे क्या है कि 1 cm3 जो वॉल्यूम होता है आपके सोडियम क्लोराइड का उसमें लगभग 10⁻22 आयंस होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, Na+ एंड Cl- दोनों आयंस 10⁻22 आयंस होते हैं. तो यहाँ पे इसका मतलब है 1 cm3 में इतने आयंस है 10⁻22, उस 10⁻22 में से आपका 10⁻6 स्कॉटकी डिफेक्ट ही है. मतलब 10⁻22 में से 10⁻6 को कम करो तो 10⁻16 आयंस आएंगे सिर्फ,
आप समझ रहे हो, 1 cm³ जो पूरा आपका वॉल्यूम है सोडियम क्लोराइड, उसमें 10⁻22 आयंस होते हैं Na+ और Cl- के, लेकिन 10⁻22 में से 10⁻6 तो स्कॉट की डिफेक्ट ही है, मतलब एक्चुअली 10⁻16 आयंस होते हैं इन सोडियम क्लोराइड। आपको दिख रहा होगा 10⁻22 में से 10⁻6 चले गए, कम कर दिया 22 - 6 तो 16 आया, मतलब 10⁻16 ही आयन एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं 1 cm³ वॉल्यूम ऑफ द सोडियम क्लोराइड। अब आता है दूसरा आपका, दैट इज द पॉइंट डिफेक्ट इन स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल का दूसरा टाइप, दैट इज द फ्रिंकल डिफेक्ट। होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम या कुछ होगा तो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन जस्ट आस्क मी दैट वन, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब फ्रिंकल डिफेक्ट क्या होता है? दिस डिफेक्ट इज जस्ट डिस्कवर बाय रशियन साइंटिस्ट फ्रेंकेल इन 1926। 1926 में यहाँ पे रशियन साइंटिस्ट नाम है फ्रिंकल, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इट अराइजेस व्हेन एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशंस एंड ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट्स बिटवीन द लैटिस पॉइंट। यहाँ पे आपको डायग्राम दोनों की दिखाई है। तो स्कॉट की डिफेक्ट में मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि यहाँ पे आपके जो दिख रहे हैं आपको अनायन, और यहाँ पे जितना एक कटायन मिस है उसकी रेगुलर अरेंजमेंट में से, तो वहाँ पे ही अनायन भी मिसिंग है। मीन्स आपको नंबर ऑफ कटायन और अनायन मिसिंग इक्वल आएंगे, जिससे पूरे क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। इस स्कॉट की डिफेक्ट में हो गया, राइट। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड में देखा कि 1 यूनिट 1 cm³ का वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड होता है, उसमें 10⁻6 स्कॉट के डिफेक्ट होते हैं, और 1 cm³ सोडियम क्लोराइड का जो वॉल्यूम है उसमें लगभग सोडियम क्लोराइड के आयंस जो होते हैं 10⁻22 होते, मीन्स उसमें से 10⁻22 में से 10⁻6 चले गए, तो एक्चुअल आयन ओनली सोडियम एंड क्लोराइड के 10⁻16 ही आएंगे। अब आता है फ्रिंकल डिफेक्ट। तो ओ अराइज कब अराइज होता है? जब नॉर्मल पोजीशंस में, दिख रहे हैं आपको ये नॉर्मल पोजीशन, देखो A+, B-, A+, B-, लेकिन यहाँ पे B- नहीं है, उसकी एक नॉर्मल पोजीशन है, वहाँ से चले गए, राइट। उसी तरह से दूसरे जो है उसकी when anions are missing from its normal position and just they occupy an interstitial sites between the lattice points। क्या होता है, अपनी नॉर्मल पोजीशन से अनायन चले जाते हैं और ओ कहाँ ऑक्यूपाई करते हैं? इन इंटरस्टिशियल्स साइट्स। यू फाइंड दैट दे ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट बिटवीन द लैटिस पॉइंट। तो यहाँ पे ओ मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन से चले जाएंगे एंड ओ इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाते हैं। नाउ द क्रिस्टल मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वहाँ पे भी अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं, राइट। यहाँ पे भी उसकी इलेक्ट्रिकल जो कटायन वैकेंसी है यहाँ पे चली गई है। तो इस तरह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल जितने कटायन, सपोज अनायन मिसिंग है तो वहीं पे कटायन भी मिसिंग हो जाते हैं, और वो इस तरह की जो साइट्स है उसके अंदर इंटरस्टिशियल साइट्स में, जैसे यहाँ पे A+ दिखाया है, तो यहाँ पे आपका सपोज कि मिसिंग है, जो भी चीज़ आपकी कटायन मिसिंग है तो वो आपकी बीच में चली जाएगी, यहाँ पे आ गई, राइट। यहाँ पे अनायन मिसिंग है तो वहाँ पे अनायन आ जाएगा। तो जितने भी नंबर ऑफ कटायन अनायन मिसिंग हो गए वो भी इक्वल नंबर के हो गए, अपनी जो रेगुलर अरेंजमेंट है वहाँ से मिस हो जाते हैं और इसकी बीच की जो इंटरस्टिशियल साइट्स है वहाँ पे आके आ जाते हैं। दिस डिफेक्ट occur in the compound having coordination number। अब देखो उसका बिल्कुल उल्टा है। ये डिफेक्ट किस में आता है? ऐसे कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा एंड अनायंस आर मच लार्जर साइज देन द कटायन। इस ऊपर वाले में कटायन और अनायन की इक्वल साइज होगी और कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए और अनायंस की साइज लार्जर होगी आपके कटायन से। एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड, इसमें देख लीजिए सिल्वर क्लोराइड्स, फिर सिल्वर ब्रोमाइड्स, यहाँ पे Cl-, Br-, I-, इसमें आप देखोगे उनकी साइज Br- आपकी दिख रही है आयोडीन, इस सभी की साइज ज़्यादा है इन दैट कंपेयर टू कटायन। तो इस तरह से आपका सिल्वर ब्रोमाइड जो है, यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखनी है। सिल्वर ब्रोमाइड आपको स्कॉट की डिफेक्ट भी दिखाता है और फ्रिंकल डिफेक्ट भी दिखाता है। मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर MCQ में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है।
So this is the simple explanation of the Skorsky defect and Frenkel defects. आपको शॉर्ट नोट या उसी में पूछा जाए तो आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए और इस तरह का डिस्क्रिप्शन देके उसके एग्जाम्पल दीजिए. You will easily understand these all things and you can easily write these all things also. नेक्स्ट आता है, जैसे हमने पहला देखा, these are the point defects in ionic solids. पहला हमने defects in स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल देखा, उसमें दो टाइप देखे, स्कॉटकी एंड फ्रेंकल. अब पॉइंट डिफेक्ट्स इन द नॉन स्टाइचोमेट्रिक सब्सटेंस या क्रिस्टल में देखेंगे. क्या होता है भाई नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स? नॉन स्टाइचोमेट्रिक का मतलब क्या होगा? द कंपाउंड्स इन विच द रेशियो ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड डिफर फ्रॉम रिक्वायर बाय आइडियल केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड. जो आइडियल का उसका एक केमिकल फार्मूला होता है, उससे बिल्कुल रेशो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स का होता है कंपाउंड में वो अलग होता है. मीन्स वॉट एवर द कंपाउंड्स, नॉन स्टाइचोमेट्रिक मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जिसमें जो नंबर ऑफ आयन्स हमें दिख रहे हैं जब हम फार्मूला लिखते हैं, केमिकल फार्मूला, राइट. जब हम FeO लिखेंगे, Fe है और O है, एक पॉजिटिव और ऑक्सीजन निगेटिव है, हमने फार्मूला लिख लिया. लेकिन एक्चुअल उस FeO में जो Fe+2 होगा और O-2 होगा, जो रेशो होगा Fe+2 का और O- का, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स का वो बिल्कुल अलग होगा जो हमें केमिकल फार्मूला में दिख रहा है उससे. उसको हम बोलते हैं नॉन स्टाइचोमेट्रिक. इसका हम एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे तो उस एग्जाम्पल से आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा. लेकिन आपको याद रखना है कि जो केमिकल फार्मूला दिख रहा है, जैसे FeO दिख रहा है तो हमें लगेगा एक Fe है और एक दूसरा ऑक्सीजन है, Fe+2 O-2. लेकिन एक्चुअली उस जब हम FeO का क्रिस्टल लेंगे उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स बिल्कुल रेशो डिफर आएगा केमिकल फार्मूला से. चलो, डिपेंडिंग अपॉन वेदर पॉजिटिव आयन्स are in excess or negative ions are in excess are known metal excess defect, metal deficiency defect. अब इसमें देख लीजिए भाई, ये जो नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट है, इसमें अगर हमने बोला कि जो केमिकल फार्मूला उससे नंबर ऑफ आयन्स पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल अलग होते. अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स ज़्यादा है तो हम उसे बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, या फिर नंबर ऑफ आपके जो भी है नेगेटिव आयन्स ज़्यादा है तो हम उसे बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स, राइट. पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, मतलब पॉजिटिव आयन ज़्यादा है. अगर नेगेटिव आयन ज़्यादा है तो हम उसे बोलेंगे मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट्स. तो चलो भाई वन बाय वन इसको हम समझ लेते हैं तो आराम से आपको ये पता चल जाएगा. तो देख लीजिए नेक्स्ट क्या है. मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या आता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, हियर द पॉजिटिव आयन्स आर इन एक्सेस, मतलब जो पॉजिटिव आयन्स है वो ज़्यादा है. एंड दिस में बी ड्यू टू 2 ways. क्यों ज़्यादा है पॉजिटिव आयन्स? मैं फिर से आपको थोड़ा पॉइंट पे लेके आती हूँ कि हम यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट दिख रहे हैं नॉन स्टाइचोमेट्रिक क्रिस्टल सॉलिड. और नॉन स्टाइचोमेट्रिक सॉलिड या फिर नॉन स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड किसे बोलते हैं? जिसमें हमें जो केमिकल फार्मूला दिखता है उससे एक्चुअली बिल्कुल अलग नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स होते हैं उस केमिकल फार्मूला में. Means these are the compounds in which the number of the ratio of the positive and negative ions in the compound are differ from that required by ideal chemical formula, right. Ideal chemical formula हमें दिख रहा है, हम लिख रहे हैं उसको FeO, लेकिन FeO में उस तरह के एक पॉजिटिव और वो एक नेगेटिव इस तरह से नहीं आएंगे, वो अलग ही नंबर आएंगे, उसको हम नॉन स्टाइचोमेट्री बोलते हैं. अब अगर उसमें पॉजिटिव ज़्यादा है नंबर ऑफ आयन्स तो उसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोला जाता है, या नेगेटिव आयन ज़्यादा हैं तो उसको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोला जाएगा. तो पहला लेते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स. वो आपको क्यों अराइज होता है मेटल एक्सेस इफेक्ट? तो उस में जब पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गए तो मेटल एक्सेस इफेक्ट अराइज होता है. क्यों पॉजिटिव आयन्स ज़्यादा हो जाते हैं? तो उसके 2 तरीके से. दिस में भी वे पॉजिटिव आयन्स बढ़ने का कारण 2 तरह से हो सकता है. एक तो अनायनिक वैकेंसीज और दूसरा प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स. अब द पॉजिटिव आयन्स एक्सेस होते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स में, और ये जो पॉजिटिव आयन्स एक्सेस होते हैं वो 2 तरह से एक्सेस आएंगे. एक तो अनायन की जो वैकेंसी उसकी वजह से, और दूसरा जो भी एक्स्ट्रा कटायन होगा वो इंटरस्टिशियल साइट्स में होगा.
देखो इसका बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया है, हम उससे समझ पाएंगे। When sodium crystals are heated in the atmosphere of alkali sodium vapors, जब मैं सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को हीट करता हूँ इन द वेपर्स ऑफ द सोडियम, सोडियम की वेपर्स आ रही है, उसमें मैं सोडियम क्लोराइड को हीट कर रही हूँ, तो एक्सेस जो सोडियम एटम हो गए डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ क्रिस्टल। नेचुरली भाई यहाँ पे मैंने सोडियम क्लोराइड को हीट किया, लेकिन जो पूरा एटमॉस्फियर है उसके अराउंड में पूरे सोडियम की वेपर्स आ रही है, तो यहाँ पे हीट कर रहे हैं और इधर पूरा एटमॉस्फेयर वेपर्स ऑफ सोडियम का है, तो जो सोडियम के वेपर्स में सोडियम आएंगे वो उस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाएंगे, क्योंकि वो इन द वेपर्स ऑफ सोडियम उसको हम हीट कर रहे हैं, तो जो सोडियम हो गए उस पूरे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल पे आके डिपॉजिट हो गए, और उसमें से क्या करेंगे, the Cl ion diffuse to the surface combine with the Na plus ion to give sodium chloride। बिल्कुल सिंपल है, अगर इसको समझना है तो मैं एक आपको बेस्ट बताती हूँ कि यहाँ पे हमारा सोडियम क्लोराइड है और उसको हम हीट कर रहे हैं, राइट, इन द वेपर्स ऑफ, किसके वेपर में, Na प्लस, सोडियम की वेपर्स में हम उसको हीट कर रहे हैं। तो नेचुरली जब वेपर्स हम हीट करते हैं तो व्हाट विल हैपन हियर, जो सोडियम एटम होते हैं डिपॉजिटेड वेपर्स है, तो नेचुरली इस सरफेस के ऊपर ये सोडियम आके डिपॉजिट हो जाएंगे, तो ये Na प्लस है नेचुरली, तो इस सोडियम क्लोराइड के अंदर के Cl माइनस को खींच लेगा अपनी तरफ, अपोजिट अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यही हो रहा है, जब हम सोडियम क्लोराइड को हीट करते हैं सोडियम वेपर्स के एनवायरनमेंट में, तो एक्सेस सोडियम एटम डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस, तो वो सोडियम प्लस जो है वो सरफेस के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाता है, और नेचुरली क्या होगा, जब डिपॉजिट हो जाएगा तो यू फाइंड दैट द जो Cl माइनस है वो सरफेस के ऊपर आके डिफ्यूज़ हो जाएगा एंड कंबाइन विथ Na प्लस आइटम्स, और उससे सोडियम क्लोराइड हमें मिलेगा। अब यहाँ पे सोडियम Na प्लस इलेक्ट्रॉन देता है तभी Na प्लस बनेगा, और यही Na प्लस Cl माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, तो वहाँ पे एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन तो ऊपर है ना सरफेस के ऊपर, NaCl तो बन गया, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा इट डिफ्यूज इनटू क्रिस्टल, वो क्रिस्टल के अंदर चला जाएगा एंड गेट ट्रैप इनटू एट द अनायन वैकेंसी कॉल्ड एप सेंटर। क्योंकि आपने देखा कि ये जो हमारा वेपर्स था, ये जो यहाँ पे हमने देखा कि वो NaCl को हम हीट कर रहे हैं सोडियम के वेपर्स के एनवायरनमेंट में, तो Na जो है वो आके डिपॉजिट होगा उस सरफेस के ऊपर, और ये Na प्लस बना, जो जिस Na प्लस कैसे बना, सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और ये Na प्लस जो सरफेस के ऊपर है वो इस NaCl में से Cl को अपनी तरफ डिफ्यूज खींचेगा, तो नेचुरली Na प्लस और Cl माइनस आपस में रिएक्ट हो गए और दे विल फॉर्म NaCl। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बचा है सरफेस के ऊपर, अब वो इसके अंदर के क्रिस्टल के अंदर आके डिफ्यूज़ हो जाएगा, और जहाँ से Cl माइनस चले गए हैं, Cl माइनस ने अंदर से पोजीशन मतलब दे लीव देयर पोजीशंस एंड जस्ट कम एट द सरफेस टू रिएक्ट विद Na प्लस, तो जो अनायन की वैकेंसीज है उस वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन आके ट्रैप हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एप सेंटर। बिल्कुल सिंपल है, एंड दिस गिव्स येलो कलर टू द सोडियम क्लोराइड। तो नेचुरली जो अनायन की वैकेंसी थी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके ट्रैप हो जाएगा वहाँ पे, और इसकी वजह से सोडियम क्लोराइड का कलर है येलो हो जाएगा कलर। एंड इसी तरह से एक्सेस K प्लस की वजह से, जैसे यहाँ पे भी एक्सेस Na प्लस थे, तो उसी तरह से एक्सेस ऑफ पोटेशियम इन KCl, मेटल जो पूरा है वो वायलेट कलर का दिखने लगता है जब हम पोटेशियम क्लोराइड को इन एक्सेस वेपर्स ऑफ पोटेशियम में हम उसको हीट करते हैं तब। उसी तरह से लिथियम क्लोराइड को भी जब हम हीट करते हैं इन एक्सेस ऑफ लिथियम, इन द वेपर्स ऑफ लिथियम, तो वो पिंक कलर का हो जाता है। तो इस तरह से हमारा पहला आया दैट वन मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हमने देखा कि वो दो तरह से होगा, एक तो अनायनिक वैकेंसी वजह से, मैंने आपको बोला Cl माइनस ने अपनी जगह छोड़ दी, और उसकी वजह से प्रेजेंस ऑफ एक्सेस आयन इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। अब दूसरा वाला जो प्रेजेंस ऑफ कटायन, उसकी बात हम करेंगे। पहला वाला तो हमने अनायन वैकेंसी का डिस्कस कर लिया,
जो एप सेंटर था। अब आता है दूसरा, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन इन द इंटस्ट्रियल साइट्स। वो कैसे होता है तो इसका भी देख लेते हैं। There are extra positive ions which are occurring in the interstitial sites, electrons in another interstitial sites to maintain electrical neutrality. अब वो बोल रहे हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट अराइज होता है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा कटायंस आपके इंटरस्टिशियल साइट में होता है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन होता है वो इंटरस्टिशियल साइट्स में आता है और उसी के अनदर दूसरी इंटरस्टिशियल साइट्स में इलेक्ट्रॉन भी होता है, जिससे पॉजिटिव निगेटिव पूरी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। अब क्या होता है, कब होता है, व्हेन नॉन मेटल एटम्स लॉस एंड लिविंग इलेक्ट्रॉन बिहाइंड दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व। देखो भाई, जब नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल लॉस करता है और लूज इलेक्ट्रॉन्स अपने पीछे इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है नॉन मेटल्स, तब ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन एक्स्ट्रा कटायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स में अराइज होते हैं। इसका एग्जांपल बेस्ट दिया है उन्होंने, उससे हमें जल्दी पता चल जाएगा। सिर्फ हमें समझना है एक्स्ट्रा कटायन प्रेजेंस इन इंटरस्टिशियल साइट्स, उसकी वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। तो कैसे, तो एग्जांपल से जल्दी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जिसे जिंक ऑक्साइड ले लो, विच इज़ वाइट इन कलर। रूम टेम्परेचर पर जिंक ऑक्साइड वाइट कलर का होता है, लेकिन जब हम जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन को लॉस कर देता है और येलो कलर का मिल जाता है। देख लीजिए यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड हीट करने के बाद अपना वाइट से येलो कलर होगा, Zn+2 1/2 O2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए है। जो एक्सेस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गया, लेकिन जो एक्सेस Zn+2 आयन्स हैं, दीज आर ट्रैप इन द इंटरस्टिशियल साइट्स, इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाते हैं, एंड यू फाइंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप इन एडजेसेंट साइट्स टू बैलेंस न्यूट्रलिटी एंड गिव कंडक्टिविटी आल्सो। जैसे यहाँ पे जितने Zn+ लॉस हो गए, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके दूसरे नेबर की जो इंटरस्टिशियल साइट्स उसमें आएंगे, और इस तरह से ये पूरा का पूरा जो है वो कंडक्टिविटी भी हमें देता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी बैलेंस करता है। तो मैं फिर से बोलती हूँ, एक्स्ट्रा बोला है उन्होंने क्योंकि यहाँ पे Zn+2 एक्स्ट्रा आ गया, तो जस्ट प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा कटायन कहाँ पे, इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। And what happen when there is a presence of extra cations? So naturally there are the number of electrons also they have just in the neighborhood, just here there is a in neighborhood interstitial sites, and whatever the this number of electrons are present, because of these electrons there is a conductivity also, and the positive and negative ions are maintained, so electrical neutrality also there. So this is the metal excess defect because of the presence of extra cation in the interstitial sites, and they have explained this with the example of zinc oxide. अब आता है सेकंड वन, दैट इज द मेटल डेफिशिएंसी आपका डिफेक्ट। यहाँ पे एक्सेस मेटल की वजह से आया, राइट। अब बिकॉज ऑफ अनायंस, लार्ज नंबर ऑफ अनायंस, देयर इज अ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। हमने इसके पहले मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे जैसे हमने दूसरा वाला देखा था कि भाई डिफेक्ट इन नॉन स्टाइचोमेट्री में डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन, ज़्यादा पॉजिटिव है तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अगर ज़्यादा निगेटिव है तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो उसके बारे में बात करेंगे हम, क्या है भाई ये मेटल। तो देख लो, बहुत सारे सॉलिड्स है, दीज आर डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर इन स्टाइचोमेट्रिक कॉम्बिनेशन एंड दे हैव लेस अमाउंट ऑफ मेटल एज कंपेयर टू स्टाइचोमेट्रिक प्रोपोर्शन। ऐसे बहुत सारे हमारे स्टाइचोमेट्रिक मतलब कंपाउंड्स है या कॉम्पोजिशन है जिनको बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है एक स्टाइचोमेट्रिक रेशो में, कि जितने नंबर ऑफ कटायन हो गए उतने नंबर ऑफ अनायंस, इस स्टाइचोमेट्रिक प्रोपोर्शन में बनाना उनको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और एक्चुअली हम जो केमिकल फार्मूला लेते हैं उसमें कुछ मेटल्स की अमाउंट जो होती है वो लेस होती है, दे हैव लेस अमाउंट ऑफ मेटल एज कंपेयर टू स्टाइचोमेट्रिक प्रोपोर्शन, ठीक है।
तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, देख लो भाई, कि जिनको स्टोइचोमेट्रिक रेशो में बनाना मुश्किल होता है, वो बन ही नहीं पाते। तो इसीलिए जब हम वो फार्मूला वो कंपाउंड लेते हैं उसमें मेटल्स जो होते हैं, अमाउंट मेटल वो कम होती है एज कंपेयर टू दैट अनायंस। उसका एग्जांपल बेस्ट FeO दिया है। FeO का कॉम्पोजिशन जो होता है वो आपका, जब हम FeO लेते हैं तो उसमें आयरन थोड़ा कम होता है, 0.95 होता है, मतलब वन ऑक्सीजन, वन पूरा एक एटम ऑक्सीजन का है, उसके कंपेयरिंग में Fe सिर्फ 0.95 होता है। और उन्होंने उसकी रेंज भी दी है, कहाँ से कहा, Fe 0.93 से लेके दे हैव गिवन दैट Fe to that one 0. they have given that 96, मतलब इस रेंज के बीच में वो लगभग होता है। मतलब एक्चुअल द रेशियो यू फाइंड दैट वन इज नॉट परफेक्ट, मतलब पूरा जितना ऑक्सीजन एक है तो Fe1 नहीं होता, वो लेस होता है, राइट, 0.93 से लेके 0.96, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली वॉट एवर दैट वन, राइट। तो इस तरह की रेंज है। तो यहाँ पे मेटल कम है, लेस अमाउंट ऑफ मेटल है, मीन्स देर इज एक्सेस नेगेटिव। सो यू फाइंड दैट in FeO some of the Fe plus cations are missing and loss of positive charge is made up by the presence of। अब बोलोगे मैम फिर वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करते हैं, अगर यहाँ पे आयरन लेस है, सॉरी यहाँ पे मेटल कम है, देर इज लेस अमाउंट ऑफ आयरन मेटल, देन हाउ इट विल बी मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि देयर आर सम Fe+2 आर मिसिंग एंड instead of Fe+2 cation there is Fe+3 ions are there, मतलब Fe+2 मिस होते हैं और उसकी जगह पे Fe+3 आ जाते हैं और जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर देते हैं। मतलब ये अमाउंट कम होके भी यहाँ पे Fe+2 की जगह पे Fe+3 आएंगे और उस तरह से वो न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो जाती है। अब आता है आपका एक इम्प्योरिटी द थर्ड डिफेक्ट है आपका। दिस डिफेक्ट अराइज, ये डिफेक्ट्स क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द सम इम्प्योरिटी आयंस एट द लैटिस साइट्स और एट द वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट्स। क्योंकि कुछ इम्प्योरिटी आयंस होते हैं जो लैटिस साइट्स में तो होते हैं या फिर आपके लैटिस साइट्स में होते हैं या फिर इंटरस्टिशियल साइट, ये जो दिख रही है इंटरस्टिशियल साइट्स में भी होते हैं। जैसे इन मोल्टन सोडियम क्लोराइड दे हैव अ लिटल अमाउंट ऑफ, दे हैव गिवन दैट स्ट्रॉन्जियम क्लोराइड। आपके सोडियम क्लोराइड का जो मोल्टन फॉर्म होता है उसमें स्ट्रॉन्जियम क्लोराइड की कुछ इम्प्योरिटी होती है। अलाउड टू क्रिस्टलाइज सम ऑफ द साइट्स ऑफ Na+ ऑक्यूपाई फ्रॉम स्ट्रॉन्जियम। देखो भाई, जब सोडियम क्लोराइड मोल्टन फॉर्म में होता है और जब वो क्रिस्टलाइज होना शुरू करता है तो कुछ Na+ आयन निकल जाते हैं और उसकी जगह पे स्ट्रॉन्जियम Sr+2 आयंस आ जाते हैं, राइट। तो क्या होता है, यू फाइंड दैट हियर टू मेंटेन न्यूट्रलिटी, तो उसमें अगर न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, क्योंकि सोडियम के ऊपर +1 है जबकि स्ट्रॉन्जियम के ऊपर +2 है, टू मेंटेन न्यूट्रलिटी फॉर ईच Sr+2 आयंस 2 Na+ आयंस आर रिमूव। नेचुरली भाई, जब NaCl मोल्टन फॉर्म में होता है और वो जब कूल होता है और धीरे धीरे ठंडा होकर क्रिस्टलाइज होना जाता है तो कुछ अमाउंट उसमें स्ट्रॉन्जियम क्लोराइड की भी होती है जो एक इम्प्योरिटी तरीके से होती है। तो यहाँ पे 2 सोडियम को रिप्लेस किया जाएगा और उसकी जगह पे एक Sr+2 उसके अंदर आ जाता है लैटिस साइट्स में। वन साइड इज ऑक्यूपाइड बाय Sr+2 आयंस एंड अदर रिमेन वैकेंट, क्योंकि 2 सोडियम प्लस निकल गए, उसके ऊपर 1+1+1 चार्ज है जबकि स्ट्रॉन्जियम के ऊपर +2 है, तो 2 Na+ की साइड वैकेंट हो गई और एक की जगह पे Sr+2 आ गया और एक साइड जो है उसकी वैकेंट रह गई। आप समझ रहे हो, 2 वैकेंट हुआ, एक में Sr+2 आ गया, दूसरी वैकेंट रह गई एंड दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एंड व्हाट विल हैपन, अदर एग्जाम्पल उसके भी ऑब्जर्व हो गए जब कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड टू सिल्वर क्लोराइड। तो नेचुरली भाई एक साइड में तो Sr+2 आ गया, दूसरा वैकेंट रह गया, राइट। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है। और उसका दूसरा एग्जाम्पल सोडियम सिल्वर क्लोराइड का जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तब उसके अंदर कैंडियम क्लोराइड की भी इम्प्योरिटी होती है और इसमें भी आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट मिलता है देखने को। होप यू ऑल अंडरस्टैंड।
Thank you for watching my video. Subscribe my channel and share it to maximum students. Thank you.